नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर भी चुनौती दी है और वो संन्यास लेने की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि प्रदेश सरकार में पौने 5 साल में लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और कई लोगों को पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 4000 अगर पदों की बात करें तो वहां पर भी विज्ञापन होना है। अगर हम बात करें इसको लेकर तो भर्ती प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है भर्ती के आंकड़ों के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उनियाल ने कहा कि हरीश रावत स्थान और समय को बताएं और 3200 भर्तियों की सूची लेकर आ रहे हैं ताकि वे संन्यास ले सकें। उनियाल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। वहां खनन सरकारी नौकरी के आंकड़े साथ लेकर आए। उनियाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल बयान दिया था कि बीजेपी सरकार में 3200 नौकरियां भी दी होंगी और इसके साथ उन्होंने कहा कि राजनीति से चल रहे संन्यास ले लें। और आंकड़ों के जरिए शासकीय प्रवक्ता ने कहा कि अब उन्हें संन्यास लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने रावत पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया, कहा कि बढ़ती उम्र में उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। और एक प्रश्न के उत्तर में उनियाल ने कहा कि सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए सरकार का रोजगार आधारित योजनाओं पर फोकस है। उनियाल के मुताबिक पौने 5 साल में प्रदेश सरकार ने कई विभागों में कई नियुक्तियां की हैं और इनमें 3412 पदों पर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और 7644 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कई पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है और इसको लेकर भी वहीं आपको ये बता दें कि लोक सेवा आयोग में 1438 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आयोग में सीधी भर्ती 1455 पदों पर विज्ञापन का प्रकाशन होना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कई दिन बाद भी प्रदूषण का स्तर में सुधार नहीं आया है। दीपावली के बाद वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी में जो उछाल देखने को मिला है वो अभी भी बना हुआ है। इसके कारण दून में भी सांस लेने में घुटन का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद ये खतरनाक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं और विशेषकर सांस संबंधित समस्याओं वाले मरीजों को इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में वायु स्तर की बात की जाए तो मौजूद खतरनाक तत्वों का स्तर खतरनाक ही होता जा रहा है। दीपावली के बाद सामान्य तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान ही इसमें कुछ कमी भी देखने को मिली है, लेकिन अब दिल्ली में खराब हुई हवा के कारण उत्तराखंड पर भी असर पड़ने लग गया है, जिसका वायु प्रदूषण खतरा बढ़ा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि दून में भी XQI 86 और बना हुआ है जो संतोषजनक है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर बेहद हवा खतरनाक हो गई है, जिसके अलावा हवा में 65% नमी भी बनी हुई है। केवल O3 XQI भी स्तर में ही संतोषजनक कमी आई है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं शनिवार को धरने पर बैठ रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि तब से ही वो धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को कॉलेज में हुए लाठीचार्ज के विरोध में CO सिटी को हटाने की मांग को लेकर ये छात्र धरने पर हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित सभी छात्रों को दाखिले दिए जाने की मांग को लेकर कॉलेज में शुक्रवार को बवाल हो गया और 8 घंटे तक कॉलेज परिसर में अराजकता का माहौल बना रहा। गुस्साए छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया जबरन बंद करवाने के साथ ही कॉलेज के दफ्तर और कक्षाएं बंद करवा दी। परीक्षा विभाग में तोड़फोड़ की गई। 2 छात्र डीजल लेकर कॉलेज की तीसरी मंजिल पर छत पर चढ़ गए और आत्मदाह करने की कोशिश करने लगे। इससे कॉलेज परिसर में भगदड़ सी मच गई और एक छात्र की जहर खाने की धमकी से बवाल बढ़ गया। पर आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर छात्रों को पुलिस ने लाठियां बरसाकर खदेड़ा तो वे कॉलेज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने CO की गाड़ी को कॉलेज में अंदर आने से भी रोक दिया। इस पर पुलिस को फिर से छात्र नेताओं पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
छात्रों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था और वहीं पुलिस ने भी लाठियों से दर्जन भर लोगों को जो वहां से छात्र थे उन्हें हटाने की कोशिश की, जिससे कई छात्र चोटिल भी हो गए हैं। एक छात्र गौरव संबल को उसके साथियों ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है और बाद में गुस्साए छात्रों ने प्राचार्य को कक्ष में ही बंधक बना दिया और 3 घंटे बाद शाम 5 बजे उसे मुक्त किया गया। कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत जीका और नोरो वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से अभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कानपुर में जीका संक्रमितों की संख्या 108 हो गई है और अभी तक प्रभावित क्षेत्रों को 116 मच्छरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेदी का भी कहना है कि शुक्रवार को ही केरल के किसी कॉलेज के छात्रों का नई किस्म के वायरस से बीमार होने का पता लगा है और जिसमें मरीज को पेट संबंधी परेशानियां हो रही हैं। वहीं कानपुर में भी जीका वायरस के केस बढ़ रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए देहरादून जिले में सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाहर से खासकर केरल, कानपुर आदि जगह से आने वाले मरीज जिनमें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो ओपीडी में आते हैं, तो ऐसे मरीजों का नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर नोट करवाने के लिए कहा गया है ताकि ऐसे मरीजों की मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही अगर उन्हें भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया जाएगा। आपको बता दें कि अगर किसी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और पेट में गड़बड़ी जैसे लक्षण हो तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा ना ले, ना ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवा दुकान से खरीदें। विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने और जरूरी जांचें करवाने के बाद ही डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही दवा लें। आपको ये भी बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि एक निजी अस्पताल में भर्ती 17 वर्षीय किशोरी में जीका से मिलने से उसके लक्षण जो मिले हैं उसमें चिकित्सकों की सलाह पर उसकी जांच कराई गई है। सैंपल दिल्ली भेजा गया है और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। किशोरी को कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं बताई जा रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव की फोटो लगाकर नकली सेक्स वर्धक दवाएं बेचने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से काफी सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को हरिद्वार न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं गिरोह का सरगना अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी सामने रखी है कि 28 जुलाई 2021 को दिव्य योग मंदिर पतंजलि फेज 1 के प्रतिनिधि राजू वर्मा ने बहादुर एक थाने से ही शिकायत लेकर मुकदमा दर्ज कराया था और आरोप था कि अश्लील वेबसाइट पर संचालित होने वाले विज्ञापनों में सेक्स वर्धक दवा बेचने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव के चित्र का प्रयोग किया जा रहा है। मामले की जांच रानीपुर कोतवाल कुंदन सिंह राणा को सौंपी गई थी। छानबीन के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ही एक लोकेशन है, वहां पर बाद में यूपी आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की नीरव निकुंज कॉलोनी में ही चल रहा कॉल सेंटर में छापेमारी की गई। पुलिस ने आकाश और कॉल सेंटर में गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह का सरगना गजेंद्र यादव है। वो हाल ही में अपने गांव में से ही प्रधान पद का प्रत्याशी भी रहा। रानीपुर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने बताया कि गिरोह को सरगना की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस कंपनी के मालिक, साझेदार और गिरोह में काम करने वाले युवकों की तलाश की जा रही है। त्योहारी सीजन बीतने के बाद एक बार फिर धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई है। आज शनिवार को आपको बता दें कि शनिवार के दिन हर की पेड़ी और बाजार यात्रियों से गुलजार रहे। इससे कारोबारियों के चेहरे खिले नजर आए। शाम की गंगा आरती पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रविवार साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार को इगास की छुट्टी है और इससे श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसके चलते शनिवार को सार्वजनिक पार्किंग फुल भी है और कोरोना संक्रमण और उसकी दहशत लोगों में खत्म हो गई है। त्योहारी सीजन के बाद ही 14 नवंबर से ही
सहालग शुरू हो गया है। इससे पहले शनिवार से ही लगातार 3 दिन की सरकारी नौकरी जो छुट्टियां हैं उनको मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर शनिवार सुबह से ही हाईवे पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के नंबरों की गाड़ियां भी भीड़ रही हैं। हाईवे पर कई जगह पर देखा जाए तो जाम भी लगा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि हर की पेड़ी पर देर शाम हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे और पूरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी पर गंगा में डुबकी भी लगाई है। शाम आरती में हुजूम उमड़ा और यात्रियों ने बाजारों में भी खरीदारी की और जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। हाईवे पर यातायात पुलिस और सीपीओ लगातार गश्त करते हुए नजर आई है। वहीं रविवार को भी काफी भीड़ आने की संभावना है, वो भी जताई जा रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड डगास की भी छुट्टी के चलते आसपास के जिलों के लोगों को भी भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर यात्रियों के दबाव के चलते शहर की सभी पार्किंग में वाहनों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। खड्डा पार्किंग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग और पंतदीप पार्किंग में वाहनों की पार्किंग फुल नजर आ रही है। धर्मनगरी में वीकेंड पर आने वाले श्रद्धालुओं की अपर रोड बाजार, बड़ा बाजार, मोती बाजार, सुभाष घाट के बाजारों में भी भीड़ नजर आई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। देश में तेजी से होते हुए विकास कार्यों के बीच उत्तराखंड में लोगों की खासी उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी भगवान में कितनी आस्था रखते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो वहीं अब देवभूमि के लिए पीएम का समर्पण भी सबके सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक नरेंद्र मोदी 5 बार भगवान केदारनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और हर बार उत्तराखंड को नई सौगात दे गए हैं। और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं नए उत्तराखंड की एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मजबूत संकल्प शक्ति से कई बार देशवासियों को हैरान कर दिखाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया, तो वहीं कई जनहित योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उनका ईश्वर के प्रति प्रेम और निष्ठा भी कई बार नजर आई, जिसने समग्र विकास के नए द्वार खोल दिए। चाहे नई केदारपुरी निर्माण की योजना हो या 4 धाम को जोड़ने वाली हाईवे परियोजना हो, पीएम मोदी लगातार हिमालयी प्रदेश के विकास महायज्ञ में संविधा डाल रहे हैं। इसी क्रम में आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी 5 बार भगवान केदारनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। साथ ही इस रूप में वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके नाम केदारनाथ के सर्वाधिक दर्शनों का रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद केदारनाथ ही वो तीर्थ है जहां पीएम मोदी ने बार बार मत्था टेका है। पिछले 5 नवंबर का केदारनाथ दौरा उनका 5वां दौरा था। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में वो 4 बार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। 6 महीने बाद 20 अक्टूबर को दोबारा पीएम मोदी केदारनाथ गए और केदारनाथ के पुनर्निर्माण से जुड़ी 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ धाम पहुंचे और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनका चौथा दौरा केदारनाथ दौरा 18 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, जिसमें उन्होंने ध्यान गुफा में करीब 17 घंटे तक साधना भी की थी। अब उस गुफा को मोदी गुफा भी कहा जाने लगा है और आजकल उसकी एडवांस बुकिंग भी होती है। अपनी हालिया दौरा के क्रम में मोदी ने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ के धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। सूत्रों की माने तो पीएम दिल्ली में बैठकर ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट तकनीक के जरिए भी भगवान भोलेनाथ की धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर नजर रखते थे। और इसी बात में कोई दो राय नहीं है कि उनका मन सदैव ही केदारनाथ धाम में लगा रहता था। और इसी तरह उन्होंने केदारनाथ धाम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को जग जाहिर कर दिया। केदारनाथ धाम की हालिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने करीब 130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
इन परियोजनाओं में सरस्वती रिटेनिंग वॉल, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल और आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित निवास और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल है। इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। उन्होंने बताया कि चारों धाम को जोड़ने वाले चार धाम रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में तीर्थयात्री केदारनाथ तक कार के जरिए आकर दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। हाल ही के दौरे में पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर नई प्रतिमा का भी लोकार्पण किया, जो कि साल 2013 की त्रासदी में क्षतिग्रस्त हो गया था। ये नई प्रतिमा को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक स्टोन से बनी इस मूर्ति का वजन लगभग 35 टन है और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। सितंबर 2020 में 9 लोगों की टीम ने मैसूर में मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था। करीब 1 साल बाद चीनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे केदारनाथ तक पहुंचाया गया। बताते हैं कि मूर्ति पर चमक लाने के लिए नारियल का पानी का भी खूब इस्तेमाल किया गया। इसकी खासियत है कि इस प्रतिमा पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब जी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब जी का दर्शन आसान हो, इसके लिए वहाँ भी रोप वे बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड के लोगों की अपार क्षमता में पूर्ण विश्वास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के महायज्ञ में शामिल है। केंद्र सरकार भी उसमें अपनी एहतियात डाल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसी के काम आएगी। पहले ये कहावत थी कि पहाड़ों का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। उन्होंने इसे उलट ही कर दिया है। पहले ये भी कहा जाता था कि पहाड़ के लोग रेलगाड़ी देखने मैदानी इलाकों में आते हैं, पर अब रेलगाड़ी को भी यहाँ पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। मेरा उत्तराखंड अपनी ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। संकल्प, साधना और सिद्धि है। केदारनाथ में पीएम मोदी ने कहा कि इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बरसों पहले जो नुकसान हुआ था वो अकल्पनीय था। जो लोग आते थे वो सोचते थे कि क्या हमारा ये केदारनाथ धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और आज यहाँ ये संकल्प पूरा होता देख रहा हूँ। मैं यहाँ आकर कण कण से जुड़ जाता हूँ। तो वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि को भी पीएम मोदी ने स्वीकृति दे दी। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। साल 2013 में आई आपदा के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के दोबारा निर्माण की इच्छा जताई थी, पर तब अनुमति नहीं मिल पाई थी। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार केदारनाथ के दौरे किए हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प पूरा होते देख रहे हैं। सीएम धामी ने भी ये जानकारी दी कि नई केदारपुरी के निर्माण का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के चारों धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हाईवे से जोड़ने का हर मौसम में वहां आने जाने लायक सड़क बनाने की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से चलाया जा रहा है। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस सड़क परियोजना को कोई चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट कहता है, तो कोई इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम से जानता है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 900 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ बन रहा है और 6 महीने पहले ही उत्तराखंड सरकार ने ये जानकारी दी थी कि परियोजना के तहत 550 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसी बीच अब उत्तराखंड की चार धाम हाईवे परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई, पर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें चार धाम सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखने का आदेश दिया गया था। केंद्र ने कहा है कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सीमा सड़कों के लिए ये फीडर सड़कें हैं, उन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, टैंक और सैनिकों और खाद्य आपूर्ति को लाने ले जाने की जरूरत पड़ती है और युद्ध की स्थिति में सेना को अपने मिसाइल लॉन्चर और मशीनरी उत्तरी चीन की सीमा तक ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में ये परियोजना देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। बहरहाल, जैसे कि बीजेपी दावा करती आई है, वो उत्तराखंड में सच होता साफ नजर आ रहा है, जिसके तहत विकास कार्यों के चलते अब उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।